जो हम देख रहे हैं उन Q4, तो अर्निंग्स के ऊपर सबसे पहले ओपनिंग कमेंट्स जानना चाहेंगे आपके। देखिए, पिछले 5 साल में हम लोगों ने कोई 30,000 करोड़ से ज़्यादा की रिकवरी और अपग्रेडेशन की है। और उसी की वजह से जो हमारा नेट एनपीए रेशियो है, वो भी 0.3% है। और हम लोगों ने शुरू किया था कोई नेट एनपीए रेशियो ऑफ 5 to 6%। दूसरा, हमारे जितनी भी सिक्योरिटी रिसीट थी, उस पर हमने 100% प्रोविज़न कर दी। तो वो सिक्योरिटी रिसीट की नेट कैरिंग वैल्यू भी 0 है। इसका मतलब जो हमारी पूरी स्ट्रेटेजी थी कि बैलेंस शीट को हमने इतना स्ट्रॉन्ग करना है कि जो बैलेंस शीट में जो भी आने वाले साल में अर्निंग है, उसका कोई लेगेसी से इम्पैक्ट नहीं होना चाहिए। वो पूरी तरह से कर दिया गया। तो ये जो हमारा एक एफर्ट्स है, जिसमें पिछले अगर आप देखें हर साल हमने 5,000 करोड़ से ऊपर की रिकवरी और अपग्रेडेशन की है। आने वाले समय में ऐसा नहीं होगा, क्योंकि एनपीए पूल ही नहीं है आपके पास बचा। तो जब आपके पास एनपीए पूल कम होगा, तो उसकी रिकवरी भी कम होगी। पर कम से कम अब हमारे पास कुछ पुराने उसका कोई इम्पैक्ट नहीं है आगे आने वाले टाइम में। जी सर, इंटरनल्स जो यहाँ से हम देख रहे हैं बैंक के डिपॉजिट्स में एक बढ़ोतरी होती देख रहे हैं। कासा के फ्रंट पर देखें तो वहाँ पर भी एक अच्छे फिगर्स है, नेट एडवांसेस है। तो ओवरऑल जो इंटरनल्स है फॉर Q1, इसके ऊपर क्या आप व्यू डिटेल्स शेयर करना चाहेंगे? देखिए, जो डिपॉजिट का हमारा पब्लिश नंबर है, वो है 6.8%। तो ये जो साल के आखिर का कुछ फिनोमिना होता है, जो पिछले साल या इस साल, ये उसका ज़्यादा एक रिफ्लेक्शन है। अदरवाइज़ हमारे एवरेज डिपॉज़िट की ग्रोथ 16%। ये पूरे साल की जो एवरेज डिपॉज़िट है, वो 16% है वाई-वाई ग्रोथ, जिसके अंदर करंट अकाउंट में 20% से ज़्यादा की ग्रोथ थी और सेविंग बैंक में 32% से ज़्यादा की। इसी वजह से अगर आप देखें तो हमारा जो कॉस्ट ऑफ डिपॉज़िट है, वो बढ़ा नहीं। पिछले 18 महीने में हमारा कॉस्ट ऑफ डिपॉज़िट बराबर 6.0 और 6.10 रहा। तो डिपॉज़िट में हमारी बहुत अच्छी ग्रोथ है। हमें कोई नेगेटिव इम्पैक्ट किसी वजह से भी नहीं आया और कासा तो इज़ ग्रोइंग मोर देन द ओवरऑल डिपॉज़िट। जहाँ तक लोन ग्रोथ की बात है, वो भी हमारा जो पब्लिश नंबर है वो कोई 8% के पास है, 7.8%। तो अगर आप उसमें देखें तो 4 बिज़नेस सेगमेंट है जहाँ से लोन ग्रोथ आती है। एक लार्ज कॉर्पोरेट, वो हमारा 12% के आसपास ग्रो कर रहा है, वो ऐसे ही ग्रो करेगा। अगर आप मिड मार्केट देखें, वो 20 से 25% ग्रो करता है कंटिन्यूअसली, वो भी ऐसे ही ग्रो करेगा। एसएमई भी 20 से 25% की ग्रोथ है, वो भी ऐसे ही चलेगी। सिर्फ एक सेगमेंट जो रिटेल एसेट, जो कि हमारे पूरी लोन बुक का 41% था, वहां पर हमारी एक बड़ी कैलिब्रेटेड कॉल थी। 2 तरीके से, एक तो रिटेल के अंदर थोड़ी-सी एडवर्स, थोड़े से इम्पैक्ट थे पूरे इंडस्ट्री में अनसिक्योर्ड और पूरा लेके। दूसरा, हम लोगों ने एक स्ट्रेटेजिक डिसीजन लिया है कि रिटेल में हम वही प्रोडक्ट करेंगे जहां पर मार्जिन बनेगा। हम ऐसे प्रोडक्ट नहीं करेंगे जैसे प्राइम होम लोन या न्यू कार लोन, जहां पर आपका बहुत थिन मार्जिन है। उस वजह से हमारी इस साल नेगेटिव ग्रोथ थी रिटेल एसेट में। पर अगर आप फोर्थ क्वार्टर देखें, तो वो ग्रोथ होनी शुरू हो गई। अगले साल रिटेल एसेट में भी हमारी ग्रोथ 10 से 12% के बीच में रहेगी। तो इसलिए हमारी लोन ग्रोथ पे भी अगर आप देखें तो कोई सिस्टम का इम्पैक्ट या कोई बैंक की तरफ से कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। इट वाज मोर ऑफ ए स्ट्रेटेजिक कॉल। वो हो गया है। हमारी क्रेडिट अंडरराइटिंग हमने बहुत स्ट्रांग कर दी है, कलेक्शन मशीनरी को बहुत स्ट्रांग कर दिया है। तो इसलिए 10 से 12% की क्रेडिट ग्रोथ ऑन द रिटेल साइड भी इस साल के अंदर बहुत आराम से होगी। तो इन चारों को अगर आप मिला लें, तो बैंक के लेवल पे 12 से 15% की क्रेडिट ग्रोथ जो है, वो बहुत ही कंफर्टेबल है। जी, तो प्रशांत सर, आगे जानना चाहेंगे, यहाँ से आरबीआई ने जो अनाउंसमेंट किया है 25 बेसिस पॉइंट रेट कट सेकेंड टाइम इन अ रो हम देख रहे हैं, क्या आप आगे एक्सपेक्ट कर रहे हैं और इसके ऊपर क्या आपके व्यूज है? देखिए, मैनेजेबल है, क्योंकि जो रेपो कट हुआ है, तो उसके बाद क्या होता है कि आपकी जो बुक है, जो रेपो से लिंक्ड होती है, वो 3 महीने के अंदर रिप्राइस हो जाती है। जबकि आप डिपॉजिट पर जब भी करते हैं, उसमें टाइम लैग होता है। इस बार अगर आप देखें तो सभी बैंकों ने सबसे पहले सेविंग बैंक का रेट कम किया, जिसका इम्पैक्ट आपके पास इमीडिएट आपको उसका एडवांटेज मिलता है, जो कि पहले कभी नहीं देखा गया। हमेशा टर्म डिपॉजिट पे होता है, जिसमें टाइम लगता है, पर इस बार सब लोगों ने सेविंग बैंक पे किया है। तो मुझे लगता है कि जो मार्जिन्स
के अंदर एक थोड़ा-सा हर एक आदमी को एक डर था कि इमीडिएट फ्यूचर में मार्जिन पे नेगेटिव इम्पैक्ट होगा, वो मुझे लगता है बाय एंड लार्ज हैज़ बीन टेकन केयर। हम लोग मार्जिन्स को मेंटेन कर पाएँगे और 2-3 क्वार्टर में मार्जिन्स में इम्प्रूवमेंट भी शुरू हो जाएगा। और हमारे केस में एक एडिशनल फीचर है। अगर आप देखें हमारा कोई 11% आरआईडीएफ में था जिसकी यील्ड बहुत लो थी। 2024-2025 बैंक पूरी तरह कंप्लायंट है आरआईडीएफ पे। एक्चुअली इस साल तो हमने जो हमारा सरप्लस था उसे मार्केट में बेचा भी। तो हम किस पोजीशन में थे जहां पर इतना डेफिसिट था, अब हम पूरी तरह सेल्फ सफिशिएंट हैं, सरप्लस हैं, उसे मार्केट में भी सेल करते हैं। तो अब क्या होगा कि पुरानी कोई डिमांड नहीं आएगी, बल्कि रीपेमेंट और आ जाए। तो जो लो यील्डिंग एसेट हमारे आरआईडीएफ में है, वो भी कम हो जाएंगे, उससे भी हमारे मार्जिन इंप्रूवमेंट बेटर हो। जी, डेफिनेटली। सर, यहाँ से प्रशांत सर, रिटर्न रेशियो के ऊपर भी हम जानना चाह रहे थे। जैसे कि हम देख रहे हैं FY25 आरओए की अगर बात करें तो 0.6% वर्सेस 0.3% इन FY24। तो क्या आप यहाँ से एक व्यू देना चाहेंगे ऑन रिटर्न रेशियो? देखिए, फोर्थ क्वार्टर में तो हम ऑलरेडी 0.7 पे पहुंच गए हैं। हमारी जो इनिशियल गाइडेंस थी कि FY27 ईयर जो होगा वो 1% आरओए का होगा, बिल्कुल हमें पूरा कॉन्फिडेंस है कि हम वो करेंगे। बल्कि जो FY26 है, जब हम उसको एग्जिट करेंगे, तो जैसे इस क्वार्टर में 0.7 है, हम लोगों को बहुत उम्मीद है कि वो क्वार्टर में हम 1%। जी सर, कैपिटल एडिक्वेसी की अगर बात करें तो हम CET1 जो रेशियो है 13.5%, ओवरऑल 15.6% जो है, तो ये आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप देखें एक साल में भी, एक साल पहले हमारा CET रेशियो 12.2 था। इस ग्रोथ के बाद भी हमने कैपिटल को ऐड कर लिया इंटरनल एक्रूअल्स। अगर हम इसी प्रॉफिटेबिलिटी ट्रेजेक्टरी पर चलेंगे इस साल भी, तो हमको कोई भी फंड रेज करने की जरूरत नहीं है। हमारे इंटरनल एक्रूअल, और हमें एक दूसरा एडवांटेज है कि हमारी बैलेंस शीट में डीटीए बैठा हुआ है, क्योंकि जब लॉसेस होते हैं पुराने तो वो डीटीए है, तो जब भी आप प्रॉफिट करते हैं वो डीटीए भी रिलीज होता है। तो उस डीटीए की रिलीज और प्रॉफिटेबिलिटी इस लोन ग्रोथ के लिए सफिशिएंट। जी सर, एक व्यू जो जानना चाहेंगे यहाँ से, हमने जो देखा 20 जन की अगर बात करें तो बॉम्बे हाई कोर्ट ने जो 81 बॉन्ड्स को राइट ऑफ करने का जो फैसला यहाँ से रद्द किया है, तो 81 बॉन्ड इश्यू के ऊपर आपके क्या व्यूज रहेंगे? देखिए, वैसे तो क्योंकि जब मामला सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, मुझे कोई भी कमेंट नहीं करना चाहिए, पर हम मोर देन रीजनेबली एश्योर्ड है इस केस में कि जो भी हुआ है वो बिल्कुल रेगुलेशन के अंदर हुआ है। और इसी वजह से अगर आप देखें तो सुप्रीम कोर्ट में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दोनों ने अपने एफिडेविट सबमिट किए हैं कि जो ये राइट डाउन का पूरा प्रोसेस हुआ है, ये सब रेगुलेशन के अंडर हुआ। तो इस कंफर्ट से हम लोग पूरी तरह आश्वस्त है इस मामले में कि इसमें कोई भी बैंक के ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं है। जी सर, सब्सिडरी के ऊपर भी जानना चाह रहे थे। जो अभी बैंक यहाँ से ऑपरेट कर रही है, इट्स ब्रोकरेज बिजनेस थ्रू यस सिक्योरिटीज, सब्सिडरी ऑफ द बैंक, इसके ऊपर क्या रहेगा डिटेल्स? देखिए, अभी कुछ टाइम लगेगा। हमारी सब्सिडी बहुत अच्छा कर रही है। अगर आप उसके रिटर्न्स भी देखें, आरओई जो है उसकी 20% से ज्यादा है, पर मुझे लगता है अभी थोड़ा स्केल बनाने में टाइम लगेगा। एक बार जब वो स्केल बन जाएगी, तब जो आप कह रहे हैं बिल्कुल हम लोग देखेंगे कि उसकी वैल्यू कैसे अनलॉक की जाए। जी, तो और सर, शेयर होल्डिंग के ऊपर भी अगर आप डिटेल्स कुछ शेयर कर सके ऑफ एसबीआई जो कार्लाइल ग्रुप का जो यहाँ से स्टेक है, इसके ऊपर? नहीं, देखिए, बात ये है कि गलत आदमी से आप ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं, क्योंकि हमारा स्टेक तो खाली ये सिक्योरिटीज में है। उसके आपने पूछा, मैंने बिल्कुल आपको जवाब दिया। अब जिसका स्टेक है वो ही इसका जवाब दे सकता। जी, नेक्स्ट सर जानेंगे बैंक को जो यहाँ से हम देख रहे हैं अतिरिक्त टैक्स डिमांड ऑर्डर जो मिला है, जो न्यूज़ फ्लोज हम देख रहे हैं, क्या व्यूज़ है आपके? देखिए, जो इनकम टैक्स की ये डिमांड है, ये बड़ा एक रेगुलर प्रोसेस है, और जो इनकम टैक्स की डिमांड आई हमने उसको एग्जामिन भी किया। तो उसके अंदर
हम पूरी तरह कॉन्फिडेंट हैं कि कोई ग्राउंड नहीं है इनकम टैक्स की डिमांड का। तो डेफिनेटली जो फोरम्स हैं उसके अंदर हम अपील पर जाएंगे। तो वो कोई ऐसी चीज नहीं है, इट्स ए वेरी वेरी रेगुलर थिंग। दूसरा जो आपने सीनियर लेवल एग्जिट्स की बात करी, तो जैसे मैं आपको पहले एक्सप्लेन कर रहा था, जो हमने रीस्ट्रक्चरिंग करी, तो उस रीस्ट्रक्चरिंग करने से कुछ जो पोजीशंस थी वो खत्म हो। तो जो सीनियर लेवल हमारे लीडर्स उन पोजीशंस को मैन कर रहे थे, नाउ दे वुड लुक फॉर सम अपॉर्चुनिटीज आउटसाइड द बैंक। तो ये उसके पीछे का। जी। और प्रशांत सर, लास्टली जानना चाहेंगे, ओवरऑल काफ़ी नंबर्स के ऊपर अपने डिटेल्स शेयर की है, बट अगर आउटलुक, फ्यूचर आउटलुक जो है बैंक को लेकर, आप क्या शेयर करना चाहेंगे? देखिए, एक चीज अगर आप देखिए वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, हर क्वार्टर हमारा पिछले क्वार्टर से बेहतर हो। तो हमने कभी भी कोई ऐसी परफॉर्मेंस नहीं दी जो वन ऑफ परफॉर्मेंस हो, एक क्वार्टर में अच्छी हो गई, अगले क्वार्टर में खराब। तो हर पैरामीटर पे हमारी जो प्रोग्रेस है वो अपवर्ड ट्रेंड। यही हमारी लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी है कि हम सही काम करते जाएं, सिर्फ फोकस अपनी परफॉर्मेंस पे करें और वो हम लोगों को रिजल्ट देना है। राइट।